हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हमने ज्योग्राफी में एनसीईआरटी क्लास 9 स्टार्ट की थी और उसका हम चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर 2 का हमने हिमालयन माउंटेन्स का पोर्शन तक कवर किया था, जो हम फिजियोग्राफिक फीचर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। सो विद इन 2-3 मिनट्स हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने प्रीवियस डे क्या पढ़ा था। उसके बाद आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि इंडिया में किस तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं। तो हमें क्या देखने को मिलते हैं? नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो प्लेन, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे हिली पहाड़ी एरिया हम कह देते हैं, ठीक है। पहाड़ी एरिया जो कि ऊबड़ खाबड़ का एरिया होता है। बट अगर हम वैसे देखें तो इंडिया में हमें 5 या 6 हमें क्या देखने को मिलते हैं? फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, डिविजन्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो हमने फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ा था। फिजिकल फीचर्स: हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, जिसमें से हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। हमने हिमालयन माउंटेन्स की थोड़ी सी फॉर्मेशन देखी थी कि किस तरीके का होता है। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, यंग हैं, ठीक है। उसमें हमने रेंजेस के बारे में पढ़ा था कि ग्रेटर हिमालयाज होती हैं, सबसे टॉप मोस्ट ग्रेनाइट की बनी हुई होती हैं। आफ्टर दैट जो उसके साउथ में रेंज होती है, सेकंड रेंज जिसे हम कह देते हैं लेसर हिमालय या फिर हिमालयाज, हिमालयन,
ठीक है, वो होती है, उसमें हमें ज़्यादातर ये हिल स्टेशंस हमें उसके लिए फेमस देखने को मिलते हैं, उसी रीजन पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट क्या देखी थी, जो हमारी थर्ड मोस्ट होती है, वो कौन सी है, शिवालिक। शिवालिक के बारे में हमने देखा था, और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे जो वैलीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, दुन्स कहते हैं। ठीक है, हमने ये 3 रेंजेस पढ़ी थी। फिर हमने देखा था वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं हिमालयाज, वेस्ट में वो इंडस से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्रा तक जाते हैं। फिर हमने रिवर के बेसिस पे डिवीजन देखा था कि इंडस से सतलज तक वहाँ पे हम कह देते हैं पंजाब हिमालय है या कश्मीर हिमालय है, हिमालयन हिमालय है, उस तरीके से डिवाइड है। फिर सतलज से लेके काली तक था, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, इस तरीके से डिवाइडेड थी, उसमें रीजन्स डिवाइड किए हुए हैं। फिर वहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से वो बेंड होके ईस्टर्न साइड पे चली जाती है, जिसको हम बोल देते हैं पूर्वांचल। ठीक है, वहाँ पे फिर हमें अलग अलग रेंजेस देखने को मिलती हैं। पटकाई बम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स है, वो हमें देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल पैरेलल चलती है। राइट, तो ये था हमारा पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन्स जो हमने प्रीवियस डे पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक फीचर से, जो है द नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, अब नॉर्दर्न प्लेन क्या है, उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries। कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किससे बनी हुई है, जो 3 मेजर हमें रिवर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, 3 प्रमुख हमें नदी प्रणालियां देखने को मिलती हैं, उसके संगम से मिली हुई बनी हुई है, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनसे भी वो बनी हुई है। कौन कौन सी 3 रिवर्स हैं वो, इंडस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्रा, कि वो आके मिलती हैं, उनकी ट्राइब्यूटरीज हमें देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हो चुका है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है ये नॉर्दर्न प्लेन। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। अब क्या चीज़ है, ये जो रिवर्स आती हैं जैसे, ठीक है, ये इनकी ट्राइब्यूटरीज है, ये डिपॉजिट करती जाती हैं अपने जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपोजिशन से, और ये जो हिमालय के फुट हिल्स पे ये आके क्या होती हैं, डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो ये जो एलुवियम है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो बहुत सालों से जब ये डिपॉजिट होता चला गया, तो ये डिपॉजिट होते होते क्या हुआ, एक फर्टाइल प्लेन बन गया। ठीक है, बिल्कुल फर्टाइल प्लेन था, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल था बहुत अच्छे से, जहाँ पे लाइवलीहुड हमें देखने को मिली, जहाँ पे सेटलमेंट हमें देखने को मिली। ठीक है, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब ये कितने एरिया पे है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब इसका ये लेंथ विड्थ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, या लर्न करने की उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि ये प्लेन क्या है। अब जैसे हमने देखा कि जो रिवर्स है, जो हिमालय के फुट हिल्स पे जो रिवर्स की वजह से हमें डिपोजिशन देखने को मिली, काफ़ी सालों तक ये डिपोजिशन होती रही, तो एक फर्टाइल प्लेन बन गया। अब फर्टाइल प्लेन हमें पता चल रहा है कि फर्टाइल प्लेन है तो वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अच्छा होगा, वो रहने लायक होगा सेटलमेंट के लिए, क्योंकि एक प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया पे रहना ज़्यादा ईजी है, या फिर प्लेन एरिया पे कंस्ट्रक्शन करना या प्लेन एरिया पे एग्रीकल्चर करना, एक फर्टाइल एरिया पे करना, वो ज़्यादा इजी है बजाय कि अगर हम हिली रीजन्स की या उबड़ खाबड़ वाले एरिया की बात करें तो। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एरिया है ये डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन बसी हुई है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि प्लेन एरिया है, फर्टाइल है, यहाँ पे लोगों को सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी मिल रहा है, क्यों, एग्रीकल्चर की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो पा रही है प्लेन एरिया की वजह से प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो भी उनको वहाँ पे मिल पा रहे हैं इस एरिया की वजह से, या फर्टाइल प्लेन की वजह से। ऊपर से रिवर्स हैं तो उनको वाटर की भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे हमें इस एरिया में या इस फिजियोग्राफिक
डिवीजन में हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बसी हुई देखने को मिलती है, राइट। विद अ रिच सॉइल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. ठीक है, कर लिया हमने कोरिलेट। अब यहाँ पे अगर हम बताना चाहें, अब यहाँ पे भी हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बता सकते हैं। यही जो चीज़ें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो भी इसी लाइन में वो भी सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि एलुवियम डिपॉजिट हुआ सेडिमेंट से, ठीक है, डिपॉजिशन हुई, उससे एक फर्टाइल प्लेन बना। फर्टाइल प्लेन की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड है। वो एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, फूड सिक्योरिटी भी होगी, ठीक है, फार्मर्स को बेनिफिट होगा। दूसरा, वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छे तरीके से रिसाइड कर सकते हैं, सेटलमेंट हो सकता है। तीसरा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती हैं। क्यों? अब ये जो पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा, या एग्रीकल्चर की भी अगर हम बात करें, एक तो फर्टाइल है, प्लेन एरिया है। दूसरा, वहाँ पे क्योंकि रिवर्स से ही बना हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे रिवर्स का एक्सेस है, तो वहाँ पे हमें वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल सकती है रिवर से, उसकी वजह से है, ठीक है। ऊपर से फिर फेवरेबल क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन रीजंस की वजह से ये डिवीजन हमें सबसे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है हर एक एंगल से अगर हम देखें तो, राइट। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क in the lower course. Due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. अब क्या चीज़ हो रही है कि अब जो रिवर्स जो नॉर्थ साइड से, उत्तरी साइड से, उत्तरी क्षेत्र से जो हमें रिवर्स देखने को मिल रही है, जिनकी वजह से वो रिवर्स आ रही है माउंटेन्स पे से, तो वो नीचे आके क्या हो रहा है, उनका जो स्लोप है, जैसे वो नीचे आ रही है तो वो नीचे थोड़ा सा ना उनका स्लोप थोड़ा सा जेंटल होता चला जाता है, क्योंकि वो डिपोजिशन हो रहा है। डिपोजिशन होने की वजह से वो प्लेन एरिया आने लग जाता है। अब क्या है, एक चीज़ मान लो स्लांट है, तो वो स्लांट पे कोई चीज़ बहुत जल्दी फिसलेगी, बजाय कि एक प्लेन एरिया पे अगर हम किसी चीज़ को फिसलाते हैं तो, या फेंकते हैं तो, ठीक है, स्लांट पे वो बहुत ज़्यादा जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्टली जाएगी। तो क्या हो रहा है, अब नीचे की साइड पे रिवर्स की डिपोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, वो प्लेन एरिया फॉर्म होता जा रहा है। उसकी वजह से जो रिवर का स्लोप है वो नीचे आके ना थोड़ा जेंटल हो जाता है। इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं कि ये जो रिवर से नीचे आके डिपॉजिट करती हैं अपने सेडिमेंट्स, तो इसीलिए इनका इनका काम किसका होता है, डिपोजिशनल वर्क में ये इन्वॉल्व होती हैं, कि डिपॉजिट करने का काम करती हैं ये वहाँ पे। और डिपॉजिट करने की वजह से ये क्या बनाती हैं, प्लेन बना देती हैं। तो उसकी वजह से इनका जो स्लोप है वो जेंटल जैसे थोड़ा सा धीरे धीरे आती है, तो जिसकी वजह से अब जो रिवर की वेलोसिटी है वो कम होती चली जाती है और वहाँ पे रिवरीन आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. अब ये जो डिपोजिशन का काम ये रिवर्स करती हैं, अब वो डिपोजिशन होते 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 क्या वो एक प्लेन एरिया बनता जा रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी डिपॉजिट, ऐसा तो नहीं है कि एक सेम प्लेस पे में भी ज़्यादा डिपोजिशन हो, एक जगह पे नहीं है डिपोजिशन, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वो जिस तरीके से रिवर का फ्लो होता है उस तरीके से जहाँ जहाँ पे भी सेडिमेंट जाते हैं वो वहाँ डिपॉजिट कर देती है। ऐसी कोई स्पेसिफिक एक नहीं है कि यहीं यहीं पे ही डिपॉजिट होगा। तो क्या होता है कि जब रिवर नॉर्दर्न साइड से आती है फ्लो करके, तो उस टाइम पे ये जो डिपोजिशन हो रखी है, तो जहाँ पे ज़्यादा डिपोजिशन हो रखी है वहाँ पे पानी वहीं पे रुक के दूसरी साइड चला जाता है, क्योंकि वो वहीं से नीचे नहीं आ पाता। तो उसकी वजह से क्या होती है कि एक रिवर आ रही है, ठीक है, अब एक रिवर अब उस पानी को जहाँ जहाँ पे जगह मिल रही है वो वहाँ वहाँ पे फ्लो करने लग जाता है। जहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा रखे वो वहाँ पे फ्लो नहीं करता, वहाँ से टकरा के वो दूसरी दूसरी जगह पे जहाँ उसको स्पेस मिलता है, प्लेस मिलता है, वो वहाँ वहाँ पे बहने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रिवर डिवाइड हो जाती है अलग अलग चैनल्स में। और डिवाइड होने की वजह से होता क्या है, वो डिवाइड होके अलग अलग चैनल्स बन गए, उनको हम क्या कहते हैं, उन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज। की जो रिवर है, अब ये इस रिवर की ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 sections. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab Plains, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है
ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। 3 सेक्शंस मतलब कि 3 अलग अलग हमें डिविजन्स इसकी भी देखने को मिलती हैं। अब 3 डिवीजन कैसे हैं? पहली डिवीजन की अगर हम बात करें तो वो है वेस्ट साइड में, पश्चिमी भाग हमें नॉर्दर्न प्लेन का। तो ये जो पश्चिमी भाग है इसको हम क्या कहते हैं? पंजाब प्लेन्स। पश्चिमी भाग को पंजाब प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पंजाब प्लेन्स है, क्यों क्या है? क्यों मतलब ऐसा कह रहे हैं, ये किससे बना हुआ है? जैसे अभी हमने बात की थी कि नॉर्दर्न प्लेन किससे बनता है? जो रिवर्स हैं और जो उनकी ट्राइब्यूटरीज है उनकी वजह से बनता है, कि वो जो डिपोजिशन करते हैं उनकी वजह से हमें ये प्लेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न एरिया है, वहां पे ये प्लेन किसकी वजह से बनता है? इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज की वजह से, जिसका सबसे ज्यादा पोर्शन कहाँ पे लाई करता है? टुडेज पाकिस्तान रीजन में सबसे ज्यादा ये लाई करता है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है? पंजाब प्लेन्स, और वो वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पंजाब रीजन में पड़ता है। अब इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज क्या क्या हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। अब ये जो सेक्शन है, मतलब ये जो वेस्टर्न सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, पंजाब प्लेन्स जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा दोआब्स देखने को मिलते हैं। दोआब मतलब दो, मतलब टू, और आब मतलब वाटर को कह देते हैं हम, कि दो वाटर्स या फिर दो रिवर से मिलके, मतलब दो रिवर्स के नदियों के संगम से जो बनता है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा दोआब देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें 6 रिवर्स देखने को मिलती हैं, तो उनके दोआब वहाँ पे बहुत सारे हमें दोआब इस वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेकंड, द गंगा प्लेन। The Ganga plain extends between Ghaggar and Teesta rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east, and particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. तो हमने 3 प्लेन की बात की थी। एक तो था वेस्टर्न साइड पे, जो कौन सा था? पंजाब प्लेन्स। उसके बाद हमारा सेकंड प्लेन आता है नॉर्थ में ही, नॉर्दर्न इंडिया में, कौन सा? गंगा प्लेन। ठीक है, जहाँ जो हमें किसकी रिवर्स में देखने को मिलता है? घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स आ जाती हैं। और थर्ड हमें जो प्लेन देखने को मिलता है वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जो कि मेनली कहाँ पे लाई करता है? असम में। इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम के रीजन में ही ये प्लेन लाई करता है। तो ठीक है, 3 प्लेन हो गए। पहला वेस्टर्न साइड हो गया पंजाब प्लेन्स, दूसरा सेंट्रल में नॉर्थ साइड नॉर्दर्न इंडिया में हो गया कौन सा? गंगा प्लेन, और तीसरा थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में हो गया, वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, तो ये हमें नॉर्दर्न प्लेन की 3 डिविजन्स थी। अब द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। प्लेन से ही समझ में आ रहा है क्या है प्लेन? मतलब बिल्कुल प्लेन है, कि एक फ्लैट लैंड है, उस पे हमें उसके रिलीफ में कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिल रहे, कि कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, कहीं हमें प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, कहीं माउंटेन है, कहीं वैली है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई अलग नहीं देखने को मिल रहा, पूरा का पूरा वो एक फ्लैट लैंड है। इट इज नॉट ट्रू। These vast plains also have diverse relief features. अब नदन प्लेन, अभी क्या अब कहा मैंने कि प्लेन के नाम से समझ में आ रहा है क्या? कि वो फ्लैट है। लेकिन ये जो हम प्लेन के नाम से ही समझ लेते हैं कि फ्लैट है, यहाँ पे कोई अलग अलग हमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलती, पूरा का पूरा हमें फ्लैट देखने को मिलता है, ये पूरे तरीके से सच नहीं है। इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी हमें डाइवर्स अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. अब क्या चीज़ है? इसके रिलीफ फीचर्स की वजह से, क्योंकि अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, ये प्लेन है, फ्लैट लैंड है, लेकिन फ्लैट के साथ साथ कहीं कहीं हमें फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। उन्हीं फीचर्स के बेसिस पे इसको 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। कैसे? फर्स्ट है द रिवर्स after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slopes of the Shiva lakes. It is known as bhabbar. अब क्या होता है? जैसे हमने बात की थी कि नॉर्दर्न जो माउंटेन्स हैं
जो हमें देखने को मिल रहे हैं पहाड़, अब वहाँ से रिवर्स आती हैं, नदियाँ बह के आती हैं, वो बह के आके नीचे की साइड क्या करती है, वो डिपॉजिट करती हैं अपने सेडिमेंट्स को। तो उनमें जो वो कंकड़ है, पत्थर है, वो जो वो बहा के लेके आती है, वो भी वहाँ पे शिवालिक के नीचे जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे आके डिपॉजिट कर देती हैं उन पत्थरों को भी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिवर का फ्लो, हमने पढ़ा था ना, जेंटल स्लोप उसका जेंटल हो जाता है, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो इन पेबल्स को आगे कैरी कर सके। अब जब वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो वो उनको वहीं पे छोड़ देती है रिवर्स, क्योंकि उससे कैरी नहीं किया जाता आगे। ठीक है, तो वो उनको वहीं पे छोड़ देती है, वहीं पे उन पेबल्स को डिपॉजिट कर देती है। अब वो जो पेबल्स हैं वो वहाँ पे उस रीजन में जहाँ पे हमें पत्थर देखने को मिलते हैं, पत्थर डिपॉजिट हुए हैं, उस रीजन को नाम दिया गया है भाबर। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला डिवीजन है। ठीक है, भाबर। उसके बाद आती है फिर क्या है, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दी भाबर बेल्ट। अब क्योंकि वहां पे क्या आ गया है, भाबर पे मैंने क्या कहा कि पेबल्स, पत्थर डिपॉजिट हो गए। अब जहाँ पे पत्थर डिपॉजिट हो गए तो उसके बीच में से रिवर क्या होती है, रिवर का फ्लो वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि उसको जहाँ से जगह मिल रही है वो वहीं से थोड़ा थोड़ा बह पाएगी, वो वहाँ से प्रॉपर तरीके से तो नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो थोड़ा सा डिसअपियर हो जाती है, वहाँ में प्रॉपरली रिवर्स देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पत्थर डिपॉजिट हो रखे हैं, वहां पे हमें पेबल्स देखने को मिलते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई। कि अब इस बेल्ट के साउथ पे, मतलब अगर हम भाबर के दक्षिण ओर देखें तो वहां पे फिर क्या हो जाता है, ये रिवर वापस से ओरिजिनेट होने लग जाती है, रिवर से वापस से आ जाती हैं, और वहां पे फिर हमें वेट, गीला और स्वैम्पी मार्शी रीजन देखने को मिल जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, तराई। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब जो ये तराई रीजन है ये पूरा का पूरा फॉरेस्टेड है, मतलब यहाँ पे हमें जंगल देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, अलग अलग हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, एनिमल्स देखने को मिलते हैं तराई रीजन पे। ठीक है, the forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition। कि अब ये जो फॉरेस्ट, अब यहाँ पे फॉरेस्ट थे, वाइल्ड लाइफ थी, फिर ये फॉरेस्ट को वहां से क्लियर किया गया, क्योंकि ये एक फर्टाइल रीजन था, तो इसको एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, और जो पाकिस्तान से क्या हुआ था, पार्टीशन होने के बाद जो माइग्रेंट्स आए थे उनको बसाने के लिए, उनको सेटलमेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से फॉरेस्ट को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ी, तो इन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। और वाइल्ड लाइफ के लिए यहाँ पे फिर क्या भी बनाया गया, नेशनल पार्क बनाए गए। क्या, एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, तो लोकेट कीजिएगा मैप में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, हमारी कौन सी स्टेट में दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। दुधवा नेशनल पार्क ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये अब आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है तो ये डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही यूपीएससी पूछती है उठा के, राइट। द लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। कि अब जो नॉर्दर्न प्लेन का सबसे ज्यादा अगर हम पार्ट देखें तो वो किससे बना हुआ है, ओल्डर एलुवियम, मतलब कि जो पुराना एलुवियम डिपॉजिट्स थे, पुराने पुराने, उनसे बना हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। मतलब कि जो रिवर के फ्लड प्लेन्स हैं ये उससे ऊपर लाए करता है, मतलब एक टेरेस की तरह बना देता है, जैसे हम छत कहते हैं ना, छत की तरह, एक टेरेस की तरह एक ये फीचर क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये रिवर के फ्लड प्लेन्स के ऊपर लाए करता है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, भांगर। ठीक है, भांगर। ये किससे बना हुआ है, ओल्ड एलुवियम सॉइल से। जो ओल्डर एलुवियम सॉइल से बना गया है उसको क्या नाम दिया गया है, भांगर। मेन इसकी अगर पहचान करनी है या लर्न करने के लिए तो वो सिंपल किससे करनी है, ओल्डर एलुवियम से जो बना हुआ है वो है भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंकड़। अब क्या था, इसी के ऊपर क्या चीज थी, तराई। सबसे पहले तो आया था भाबर, जहाँ पे रिवर्स ने बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट किए थे, पेबल्स थे वहां पे, छोटे छोटे नहीं थे, वहां थोड़े से बड़े बड़े पत्थर थे, जिसकी वजह से रिवर का कोर्स वहां पे रुक गया, वहां पे हमें रिवर नहीं देखने को मिली। उसके बाद फिर उसके साउथ साइड हमने देखा तराई रीजन, वहां पे फिर रिवर वापस से ओरिजिनेट री एमर्ज हुई, तो वो गीला मार्शी एरिया हमें देखने को मिला था।
अब वो गीला मार्शी एरिया है, अब वहाँ से जब रिवर नीचे की तरफ आएगी तो फिर वो अपने साथ कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स लेके, सेडिमेंट्स लेके आएगी। तो जब वो सेडिमेंट लेके आती है तो उसके नीचे हमें भांगर रीजन देखने को मिलता है। ओल्डर एलुवियम से जो बना हुआ है ये जो भांगर रीजन है, यहाँ पे वो रिवर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बिल्कुल जरा जरा से कंकड़ कहते हैं जिनको हम रोड़े कह देते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस रीजन में हमें ये कंकड़ देखने को मिलते हैं भांगर रीजन में। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. अब उसके नीचे फिर कंकड़ के बाद हमें जो फोर्थ डिवीजन देखने को मिलती है वो है खादर। खादर को आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, यंगर डिपॉजिट्स होती हैं, जो एलुवियम है वो न्यू होता है, यंगर एलुवियम डिपॉजिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भांगर तो क्या है, ओल्डर एलुवियम, और खादर क्या है, यंगर एलुवियम, ठीक है। और ये यंगर इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर साल रिन्यू होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। और इसलिए अब सबसे ज़्यादा फर्टाइल है तो ऑब्वियसली किसके लिए बेटर होगा, एग्रीकल्चर के लिए ये बेटर होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर रीजन के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, राइट। तो ये था नॉर्दर्न प्लेन्स। बेसिकली क्या है, नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है कि फर्टाइल एरिया है, क्योंकि रिवर क्या करती है, जो नॉर्थ साइड से आते हैं डिपॉजिट करती हैं, डिपॉजिट करने की वजह से यहाँ पे एलुवियम जो डिपॉजिट होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, उससे फ्लड प्लेन बन गया है। फ्लड प्लेन बनने की वजह से एग्रीकल्चर के लिए, सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई, क्लाइमेट वगैरह सब अच्छा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लेन है तो ये फ्लैट है जैसे, तो ये रिलीफ फीचर्स कुछ भी नहीं है रिलीफ फीचर्स अलग अलग है, जो 4 डिविजन्स में है। और उसके क्या है, प्लेन भी डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में, कि एक हमें वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है जो इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरी से बना हुआ है, पंजाब प्लेन्स कह देते हैं। दूसरा फिर हमें नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता है गंगा प्लेन, जो घग्गर और तीस्ता रिवर्स के बीच में पड़ता है नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडिया की। और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जो असम रीजन में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में असम स्टेट में, ठीक है। फिर जो 4 डिविजन है फिजियोग्राफिक के, वो क्या है, सबसे पहला कि जो रिवर आके डिपॉजिट करती है तो वो बड़े बड़े पत्थर, पेबल्स डिपॉजिट करती है, तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, भाबर, ठीक है, भाबर रीजन है। और उसके बाद वहाँ पे हमें रिवर डिसअपियर हो जाती है पेबल्स की वजह से। फिर नीचे तराई रीजन है, वहाँ पे रिवर वापस से रीएमर्ज होती है, दोबारा से आ जाती है, वो वेट रीजन देखने को मिलता है, फॉरेस्टेड है, वाइल्ड लाइफ है, लेकिन उसको फिर क्लियर कर दिया गया, वहाँ पे नेशनल पार्क्स बने और लोगों की सेटलमेंट वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के लिए बना दिया गया। फिर हमें देखने को मिला भांगर। भांगर रीजन कौन सा है, जो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है, ठीक है। और उसी के नीचे, और भांगर में हमें क्या देखने को मिलता है, कंकड़ देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हैं। उसके बाद लास्ट है खादर। खादर कौन सी है, जो नई एलुवियम से बना हुआ है, न्यू और यंगर एलुवियम डिपॉजिट्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इतना है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम बात करें हमारे थर्ड रिलीफ फीचर की या फिजियोग्राफिक फीचर की, जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, इट इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या है, एक टेबल लैंड है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक माउंटेन है, ठीक है, लेकिन माउंटेन पे मान लीजिए कि इरोड हो के वो ऊपर की तरफ से, जो जैसे माउंटेन की पीक देखने को मिलती है, वो पीक क्या है, वो पीक हट के इरोड हो के वो क्या हो चुके, वो फ्लैट हो गई, तो उसको क्या बोल देते हैं, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, टेबल लैंड बन गया, जो किससे बना हुआ है, पुरानी क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है, क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. ये सबसे पुराने लैंडमास में से एक है, क्यों, क्योंकि अब आपने ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा है, या फिर हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, ठीक है, 11th क्लास में आएगी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बताती है कि ये जो आज हमें डिवीजन देखने को मिलती है, जो हमें 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, ये पहले 7 कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड थे ही नहीं,
पहले हमें पूरा का पूरा एक ही लैंडमास देखने को मिलता था, लेकिन जो प्लेट्स है, जो हमारी धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलती हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती ही रहती हैं। वो हमें महसूस नहीं होती, हम उनको पता नहीं कर सकते, लेकिन वो मूव करती रहती हैं। वो मूव करते रहने की वजह से वो क्या हो रहा है, वो नौ उसके मूवमेंट की वजह से जो हमारी अर्थ है या जो लैंडमास है, वो नॉर्थ की साइड थोड़ा 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 ड्रिफ्ट करता रहता था। उत्तरी भाग में वो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करता रहता था, मूव करता रहता था। वो मूव करते रहने की वजह से हमें फिर दो लैंडमार्क्स हमें देखने को मिले, जिसको हमने नाम दिया, एक पैंथालासा बन गया, एक पैंजिया बन गया। ठीक है, तो उस तरीके से ये हुए, तो धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट हो के क्या बन गए, फिर अलग अलग हमें लैंड मासेस देखने को मिले। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो ड्रिफ्टिंग होती थी, वो ड्रिफ्टिंग की वजह से और गोंडवाना लैंड जो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने की वजह से क्या बना था, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था। तो ये बहुत मिलियन ईयर्स पुरानी बात है, जब गोंडवाना लैंड ब्रेक होके या ड्रिफ्ट होता था, ब्रेक हुआ था। तो इसीलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास बोला जाता है, राइट। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अब इसकी क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी शैलो वैलीज हैं इसकी, और जो हिल्स है वो राउंड शेप में है, क्योंकि अब वो इतनी पुरानी है तो वो क्या हो रखे हैं, वो इरोड हो रखे हैं, तो वो पीक उनकी टूटी हुई है, वो राउंड शेप में आ रखी हैं अब हिल्स। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। अब इस प्लेट्यू की हमें दो डिविजन्स देखने को मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं, फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स और सेकेंड है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू हमें देखने को मिलती हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर कहाँ पे है, अगर हम वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे, गुजरात महाराष्ट्र साइड, तो वहाँ पे हमें नर्मदा रिवर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो नर्मदा रिवर जो है, कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब जो ये नर्मदा रिवर है, उसके नॉर्थ साइड में, उत्तरी भाग में अगर हम देखें, तो वहाँ पे जो एक पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट लाई करता है, ज़्यादातर मालवा प्लेट्यू उसको बोल देते हैं, मतलब मालवा प्लेट्यू का मेन एरिया वो कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। मतलब कि किससे याद करना है कि जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला पोर्शन है प्लेट्यू का, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravallis on the northwest. ठीक है, तो वहां पे विंध्यन रेंज हमें देखने को मिलती है, जो साउथ पे, तो उसके विंध्यन रेंज के साउथ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, सतपुड़ा रेंज, और उसके नॉर्थ वेस्ट साइड पे, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा वेस्ट की साइड पे हमें क्या देखने को मिलती है, अरावलीज। तो वो एरिया कौन सा है, ये सारा एरिया किसकी बात हो रही है, सेंट्रल हाईलैंड्स वाला ही एरिया है। ठीक है, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब इसी सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर हम और थोड़ा सा वेस्ट की साइड, पश्चिमी भाग की तरफ और जाएंगे, तो उधर ये किससे मर्ज हो जाती है, मिल जाती है सैंडी और रॉकी डेजर्ट से, क्योंकि वेस्ट साइड पे क्या आ जाएगा, और राजस्थान आ जाएगा। तो ये राजस्थान में हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, सैंड देखने को मिलती है, रॉक्स है, तो उनमें जाके ये मिल जाता है। The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa, Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स वाला रीजन है, इसमें हमें रिवर्स कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। जो अगर हम एक एरिया की बात करें या डायरेक्शन की, तो एक इधर से जाती है, साउथ वेस्ट से होती हुई ये हमें नॉर्थ ईस्ट तक इसका फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसका स्लोप है, ये एक स्लोप बता देती है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। अब देखो ये स्लोप कैसे बता रहे हैं, रिवर्स की फॉर्म से हमें स्लोप का पता चल रहा है कि साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, मतलब मेनली वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है ये। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट जब ये जा रहा है, तो क्या है, ये वेस्ट की साइड पे चौड़ा है, वाइडर है, थोड़ा सा हमें चौड़ा बड़ा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ये ईस्ट की साइड पे जाता है, वहां ये पतला होता चला जाता है, नैरोअर होता चला जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड भागेलखंड। कि अब जो ईस्टवर्ड साइड पे अब ये जाता है, तो जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ईस्ट की साइड पे जो हमें इसके एक्सटेंशन देखने को मिलती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है,
बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से। ठीक है, तो ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जिसमें हमें क्या चीज देखनी है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे आता है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, विंध्या रेंज है। ठीक है, विंध्या रेंज के साउथ में सतपुड़ा है, उसके नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज है, और वेस्ट में हम जाएंगे तो राजस्थान है। फिर वहां पे रिवर्स है जो उसका स्लोप बताती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट की साइड वो बड़ा है, नॉर्थ की साइड वो थोड़ा सा भीड़ा है, मतलब कि थोड़ा सा पतला है, कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, और ईस्ट की साइड जाते जाते हम क्या नाम दे देते हैं उनको, उस एक्सटेंशन को, बुंदेलखंड और बाघेलखंड। The Chota Nagpur Plateau makes the further eastward extension drained by the दामोदर रिवर। और सबसे ज्यादा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हमें कौन बताती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है, जहां पे कौन सी रिवर हमें देखने को मिलती है, दामोदर रिवर। ठीक है, अब ये तो था सेंट्रल हाईलैंड्स पूरा का पूरा। अब हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू की, क्योंकि हमने बात की थी ना कि दो डिविजन्स होती है, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और एक है डेक्कन प्लेट्यू। तो अब डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन क्या है, The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river नर्मदा। अब सेंट्रल हाईलैंड कहाँ थे, नर्मदा के नॉर्थ में उत्तरी भाग में सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, और नर्मदा के दक्षिण भाग में साउथ साइड पे कौन से हैं, डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, एक ट्रायंगल की शेप में वो फॉर्म होता है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। ठीक है, सतपुड़ा रेंज उसके नॉर्थ में है, वाइल द महादेव, कायमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस। की ईस्ट की साइड पूर्वी भाग पे कौन सी है, महादेव, कायमूर हिल्स और मैकाल रेंज। अब ये जो रेंजेस है ना गाइज, इनको व्हाट यू हैव टू डू इज कि मैप लेना है, मैप पे आप इनको लोकेट करके रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में गिवन है तो स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इनकी एक लोकेशन के बारे में पता होगा तो थोड़ा सा इजी रहता है, जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में उनको क्लियर करना। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। वही चीज है जैसे सेंट्रल प्लेट्यू का था कि वेस्ट में ब्रॉडर होता है और ईस्ट की तरफ जाते जाते वो नैरो होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। डेक्कन प्लेट्यू का भी क्या है कि ये थोड़ा सा ऊंचा होता है वेस्ट की साइड, और फिर इसका स्लोप जो है वो कम होता चला जाता है, कहाँ पे वो पतला हो, मतलब थोड़ा सा उसकी हाइट कम होती चली जाती है, कहाँ, ईस्ट की साइड पे जाते जाते। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट की साइड पे भी हमें डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है, क्योंकि एक ट्रायंगुलर लैंड मास है ना, ट्रायंगल की शेप लेता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट साइड पे भी जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेघालय, कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स। ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है किस में आता है, सेंट्रल हाईलैंड्स, तो ये उसके एक फॉल्ट से सेपरेट हो रखा है, जो पार्ट कहाँ पे आ जाता है, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आ जाता है। Three prominent hill ranges from the west to east are the गारो खासी एंड द जयंतिया हिल्स। गारो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पे आती हैं, मेघालय में, और मेघालय में हमने देखा ना कि ये नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, कार्बी अंगलोंग और नॉर्थ चाचर आता है। कार्बी अंगलोंग नॉर्थ चाचर हिल्स कहाँ पे है, असम में है, तो ये मेघालय और असम के रीजन्स को कवर करता है डेक्कन प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट में। और जो हिल्स इंपॉर्टेंट है ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जो जाती हैं मेघालय में, वो क्या है, गारो खासी और जयंतिया हिल्स। ठीक है, The western and eastern Ghats mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल हैं, कि जो हमें साउथ साइड में जो हमें कोस्ट देखने को मिलती है, कोस्ट लाइन है इंडिया की, वेस्टर्न कोस्ट पे वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न कोस्ट पे क्या है, ईस्टर्न घाट्स हैं। जो वेस्टर्न घाट होते हैं वो क्या है, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब वो टूटा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है। जबकि जो हमें ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं वो थोड़े से डिसकॉन्टिन्यूअस है और इरेग्युलर है, क्योंकि वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल से रिवर्स आती हैं उसकी वजह से वो थोड़ा सा टूट जाते हैं, वो फ्लो उनका टूट जाता है, तो इसीलिए वो जो ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है बजाय की, बल्कि अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर दैन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स थोड़े ऊंचाई पे हैं ईस्टर्न घाट से। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो अभी हमने बात भी की। सेंट्रल हाईलैंड्स में भी वेस्टर्न घाट्स क्या है, ब्रॉडर हैं, और डेक्कन प्लेट्यू में भी हमने बात की कि वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न एक्सटेंशन क्या है, ऊंची है, तो वेस्टर्न घाट थोड़े हाइयर होते हैं, उसकी एलिवेशन ज़्यादा है।
द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। अब जो ईस्टर्न घाट्स है उसके एक्सटेंशन हमें क्या देखने को मिलते हैं, वो ऊपर महानदी वैली से शुरू होते हुए नीचे नीलगिरीज तक जाते हैं। और ये हमने बात करी ली, ईस्टर्न घाट्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस और इरेग्युलर होते हैं। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The Western Ghats are all known by different local names. कि जो वेस्टर्न घाट्स, अब क्या होता है फिनोमिना देखिए, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ, क्या है, हमें साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून नीचे इंडियन ओशन से आता है, उसकी एक जो हम कहें जो लेयर है वो किधर जाती है, वो इधर आके वेस्टर्न घाट्स पे आती है, सबसे पहले वहां से टकराती है। वहां पे क्योंकि वेस्टर्न घाट्स पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो वहां से टकरा के हमें ओरोग्राफिक रेन देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो जो ओरोग्राफिक रेन है, वो ओरोग्राफिक रेन क्या करती है, अब क्योंकि वो वहां पे रेन आ रही है, मॉइस्ट विंड्स हैं, तो वहां पे वो बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में। इसीलिए वेस्टर्न घाट हमारा कौन से रीजन में आता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। हम बोलते हैं कि कौन से टाइप की फॉरेस्ट है वहां पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि वहां पे वो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं जो कि वहां पे पहाड़ों से आके टकराती हैं, तो वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे वेस्टर्न घाट्स में, तो उसकी जो हाइट है वो बढ़ती हुई चली जाती है जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि उत्तर की साइड, उत्तरी क्षेत्र में हाइट उसकी कंपैरेटिवली कम होती है दक्षिण की ओर से। ठीक है, जैसे जैसे मतलब हम नीचे की साइड आते जाएंगे उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूडेड द अनाईमुड़ी एंड द डोडा बेटा। कि जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें हमारी कौन कौन सी पीक्स देखने को मिलती हैं। अब ये वेस्टर्न घाट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, कि जो हाईएस्ट पीक्स हमें वेस्टर्न घाट्स की देखने को मिलती हैं वो है अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। ठीक है, और उसके बाद महेंद्रगिरी, वो किसकी हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है उसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ज़्यादा ऊंची पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं, पूर्वी घाट है, उसकी कौन सी हिल है, महेंद्रगिरी। शिवरॉय हिल्स एंड द जवाडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। अब जो ये ईस्टर्न घाट्स है उसके साउथ ईस्ट रीजन में क्या देखने को मिलती हैं, शिवरॉय हिल्स एंड द जवाडी हिल्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ हिल स्टेशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे उदगमंडलम, पॉपुलरली जिसको हम बोलते हैं ऊटी या फिर कोडाई कनाल। ठीक है, नाउ वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रैप। अब सबसे ज्यादा एक अलग यूनिक फीचर क्या है कि यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डेक्कन ट्रैप। दिस इज अ वोल्केनिक रीजन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। अब ये वोल्केनिक ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ज्वालामुखी से ही मतलब ये बना हुआ है, तो इसीलिए किससे बनी हुई है यहाँ की रॉक, इग्नियस रॉक से। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब ये क्या है, बहुत टाइम से क्या होती चली गई, ये खंडित होती चली गई, डिन्यूड होती चली गई, जिसकी वजह से ये क्या बन गई, ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गई, ब्लैक सॉइल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। कि अभी जो अरावली हिल्स हैं ये कहाँ पे पड़ती हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन से। ये तो हमने सेंट्रल हाईलैंड्स में भी देखा था कि अरावली हिल्स कहाँ पे पड़ती हैं। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। कि भाई अरावली हिल्स क्या है, टाइम टू टाइम क्योंकि बहुत पुरानी है तो ये इरोड हो रखी हैं, और इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, ब्रोकन हिल्स भी बोल देते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कि अब जैसे हमने रिवर्स की स्लोप से देखा था ना, स्लोप बताती है वो किस साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जाती है, तो ये जो अरावली हिल्स है ये कहाँ पे एक्सटेंड होती है, इसकी एक्सटेंशन क्या देखने को मिलती है हमें, गुजरात टू दिल्ली। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। तो अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहाँ तक आज हम क्लास को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अब हमारा
रह गया है आइलैंड्स है, कोस्टल प्लेन्स है और इंडियन डेजर्ट है। ये 3 हमारे फिजियोग्राफिक फीचर्स रह गए, हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप करेंगे। और थोड़ा सा उससे पहले ये जो हमने पीक्स पढ़ी हैं इनको कोशिश करिएगा, इनको एक मैप पे रखिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी इनको एक मैप पे लेके मैं आपको इसको एक बार दिखा दूंगी कि किस तरीके से कौन कौन से हिल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाकी इसको आप भी अपने पास रखिएगा मैप पे नोट करके इन हिल्स को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो तो उसको हमें ज़रूर बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।